आदाब। मोहतरम असातिज़ा कराम, आज हमारे दरमियान शुबे मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवई साहब मौजूद हैं। शाफ़ी क़िदवई साहब आज ज़राए अबलाग में जो भी सिन्फ़ें मुतारिफ़ हो रही हैं और मुतारिफ़ हो चुकी हैं, उसके हवाले से शरह व बस्त के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप मल्टीलिंगुअल क्रिटिक हैं। जहां आप अंग्रेजी में लिखते हैं वहीं उर्दू में भी लिखते हैं। आपका पहला इख्तिसास ये है कि आप नई बसीरतों को अपनी तरह से, अपनी बिसात भर आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। उर्दू में आपकी 2-3 किताबें अब तक शाये हो चुकी हैं, मसलन फ़िक्शन मुतालियात। यह किताब पाकिस्तान से भी शाये हो चुकी है और कई बार इसकी इशाअत हो चुकी है। इससे बहुत पहले एक किताब मीडिया के हवाले से हॉट केक की तरह पढ़ी गई पूरे हिंदुस्तान में, ख़बर निगारी के हवाले से। और एक बहुत ही अहम किताब इस वक्त आई है जिस पर साहित्य अकेडमी ने उनको अवार्ड दिया, वह है सवाने शख्सियत एक बाज़दीन। ये किताब भी अपने लिहाज से बहुत अच्छी किताब है। आपकी अंग्रेज़ी में जो किताबें हैं, और अंग्रेज़ी में किताबें तो बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किताबें बहुत कम शाये होती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी किताबें वहाँ से शाये होती हैं। लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शाये हुई। आपको इकबाल सम्मान मिल चुका है, आपको यूपी उर्दू एकेडमी का खुसरो अवार्ड मिल चुका है। आपने मोनोग्राफ भी बिराजी पर लिखा है, और एक बड़ी अच्छी किताब आपकी सेमेंटिक एथिक्स एंड मॉडर्निज्म एंड अप्रेजल ऑफ सर सैयद्स पीरियोडिकल्स या सर सैयद्स राइटिंग, इसके हवाले से एक किताब आई है। यह किताब भी बाहर से शाये हुई है। और एक किताब ने अभी काफ़ी शोहरत हासिल की है, और वह है सर सैयद अहमद ख़ान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। ये किताब मुल्क के और बैरून मुल्क के बहुत बड़े बड़े राइटर्स के जहन में इस वक्त मौजूद है, और इस पर बहुत सी आरा हमारे सामने आ चुकी है। तो आज हमारे बीच प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवई साहब हैं, जो आपसे मीडिया में मुतारुफ़ होने वाले असनाफ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं उन्हें बसद अदब ये उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपने मारूज़ात आपसे शेयर करें। हम आज जिस माशरे में सांस ले रहे हैं, वो माशरा अगर किसी एक हवाले से वजूद पजीर होता है तो उसका नाम आज के दौर में मीडिया है। मीडिया के ज़रिए न सिर्फ चीज़ों को देखते हैं बल्कि महसूस करते हैं, बल्कि चीज़ों को मोतबर भी बनाते हैं। तो हमारे ज़िंदगी करने का बुनियादी हवाला ज़राए अबलाग हैं, और उससे ज़राए अबलाग से भी आगे बढ़ के जो हमारी भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके सामने आई है, इससे पूरा जो हमारा माशरा है वो वजूद पजीर होता है। ज़राए अबलाग के मकासद क्या हैं, ज़राए अबलाग किस तरह से इंसानी जहन पर असरअंदाज होते हैं, और इंसानी जहन किस तरह से उनका असर कबूल करता है, ये तमाम सवालात, और ज़राए अबलाग और अदब का बाहमी रिश्ता क्या है। अभी मौला बख्श साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं ज़राए अबलाग के जो असनाफ़ हैं, यानी ज़राए अबलाग की जो किस्में हैं, उसके बारे में कुछ मुख्तसरन गुफ्तगू करूँ, ये बताऊँ कि ज़राए अबलाग की कौन कौन सी किस्में, मारूफ़ किस्में हैं और जिनका हम लोग बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ज़राए अबलाग की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, और अगर सबसे आसान तारीफ़ अगर आप चाहें, अगर आप किताबों में देखेंगे, मुख्तलिफ़ उर्दू की, अंग्रेज़ी की किताबों में देखेंगे, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आपको तारीफ़ें मिलेंगी। और ये जो जिसको हम कहते हैं ज़राए अबलाग, मैस कम्युनिकेशन इज़ अ स्लिपरी टर्म। ये स्लिपरी टर्म ये है कि अगर आप 10 किताबों में बात करेंगे या 20 माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे, तो 20 आपको मुख्तलिफ़ तरह की डिफिनेशंस या तारीफ़ात आपके सामने आएंगी। लेकिन ज़राए अबलाग कहा जाता है कि जिसके ज़रिए आप किसी पैगाम की तरसील करते हैं, और पैगाम जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचता है। एक तो वर्ड ऑफ माउथ है कि आप बराह रास्त गुफ्तगू करें, जिसको हम कह सकते हैं बराह रास्त तरसील होती है। फिर आप एक ग्रोही तरसील होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। फिर इंट्रापर्सनल होता है कि आप अपने से बातें करते हैं।
तो इसको हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। फिर इंटरपर्सनल चीज़ें होती हैं, और उसके बाद में जो असल चीज़ होती है जिस पे अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मैस कम्युनिकेशन है। व्हेन यू ट्राई टू स्टिच अप अ रैपो विद नंबर ऑफ पीपल, तमाम लोगों से बैक वक्त आप राब्ता कायम करते हैं, और ये जो लोग हैं ये आपके सामने नहीं होते हैं, ये इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ये नामालूम लोग होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। एक एनोनिमस होते हैं और हेट्रोजेनस होते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब ये होता है कि उनसे उनका यानी उनकी ज़हनी इस्तेदाद, उनकी जो तालीम है, उनकी जो मज़हब है, या उनके जो ज़बान बोलते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आपसे हो, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ़ लोगों के माबैन एक कम्युनिकेशन ताल्लुक़ एक पैदा होता है, उसके ज़रिए हम किसी एक ज़रिया बनाते हैं। तो ज़राए इब्लाग़ का देखिए 3 मकासद होते हैं, चाहे वो अखबार हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या अभी आज के दौर में जिसको इंटरैक्टिव मीडिया कहते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या दूसरी तरह के जो ज़राए इब्लाग़ हैं। तो इनके बुनियादी मकासद अगर आप देखें, अभी मैं इस पे इसके अक़साम पे भी गुफ्तगू करूँगा, तो उसके बुनियादी मकासद 3 हैं। पहला मकसद होता है टू इन्फॉर्म यू। इसका मतलब ये होता है कि आप इंसान जो है वो हमेशा ये चाहता है कि उसके अंदर इंसान की जो जिबिल्ली ख्वाहिशें हैं वो 2 हैं, एक तजस्सुस है और दूसरे तरसील है। तो पहली चीज़ होती है कि आपका तजस्सुस है कि आपकी जो आसपास की दुनिया है वहाँ क्या कुछ हो रहा है, इससे आप यू जस्ट वांट टू नो, अपने को आप उससे आप वाकिफ़ होना चाहते हैं, न सिर्फ आपके अतराफ़ में जो कुछ हो रहा है बल्कि जो दुनिया में हो रहा है। तो इसकी वजह से जो ज़राए इब्लाग़ हों, अभी मैं इसमें ज़िक्र करता हूँ किताबों के बारे में या अखबार के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, फ़िल्म के बारे में, ये सब ज़राए इब्लाग़ का ज़ाहिर पार्ट है। जर्नल्स हैं और रेडियो है, टेलीविज़न है, इस पे सब पे बात होगी। तो उससे पहले आप ये कोशिशें करते हैं इनके ज़रिए आप चीज़ों तक पहुँचें। तो ये पहला उसमें बुनियादी मकसद होता है कि टू इन्फॉर्म यू। जो भी चीज़ें हो रही हैं इनका बुनियादी मकसद आपको, अगर आप टेलीविज़न में रेडियो में देखें या टेलीविज़न में देखें, अखबार में देखें, तो अखबार में करीब 70 से 80% हिस्सा जो है ख़बरों को मुख्तस होता है, और टेलीविज़न में भी अगर आप देखें तो आपको ख़बरें ही दिखती हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, ये बुनियादी चीज़ होती है कि आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उससे आप लोगों को वाकिफ़ कराएं। फिर दूसरी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं टू इनलाइटन यू। दूसरे मानी ये होते हैं कि आपकी जहन साजी करना। हम एक ऐसी दुनिया में सांस ले रहे हैं अभी और इससे पहले भी, बैक वक्त हज़ारों लाखों चीज़ें होती हैं, हर लाखों वाक़यात होते हैं जिनसे हम पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते। तो ज़राए इब्लाग़ का काम ये होता है कि उसके जो असल असबाब हैं उसके बारे में आपको बताएं, और ये बताएं कि साहब इसमें आपकी जहन साजी करें। सिर्फ बाज़ वक्त होता है कि क्या हुआ, वो आपने चीज़ें लिख दी, बहुत सी चीज़ें आपके सामने नहीं बनती। अब बजट पार्लियामेंट में पेश हुआ, आपने लिख दिया कि बजट दो पार्लियामेंट में पेश हुआ, इसके ज़रिए जो है अब आपको इसके तवस्सुत से टेलीविज़न के दाम कम हो जाएंगे, फ़लाँ चीज़ महंगी हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ सस्ती हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान की इकनॉमी पे या मिडिल क्लास के मुतवस्सित तबका जिससे हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उसके लिए अच्छा है या बुरा, ये अखबार का, टेलीविज़न का, रेडियो का काम होता है। इसको हम कहते हैं ये जहन साजी है। ये आप टू इनलाइटन यू, इसके माने होते हैं टू इनलाइटन यू, आपको बताना कि ये चीज़ सही है या गलत है, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, ये चीज़। इसके लिए अखबारों में तो इदारिया छपता है, ज़राए इब्लाग़ की जो सबसे मकबूल किस्म है अखबार है, उसमें तो आपको इदारिये होते हैं, फिर मज़ामीन होते हैं, और टेलीविज़न में ज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो उसके लिए हम लोग टॉक शोज़ करते हैं या एक्सपर्ट के डिस्कशंस होते हैं। तो एक ही मौजू से मुतालिक मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं वो आपके सामने एडिटोरियल तो है नहीं, तो आपको मुख्तलिफ तरह, जैसे एडिटोरियल का काम भी होता है कि आपको मुख्तलिफ जो जहतें होती हैं किसी एक मसले की, उससे आपको वाकिफ़ कराना। अखबार के ज़रिए जब आप लिखते हैं या ख़बर, जिसको हम अभी जो पहला इसका पर्पज़ होता है टू इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्म का मतलब ये होता है कि लेट फैक्ट अलोन टेल द स्टोरी, यानी जो वाक़यात हैं उन्हीं के ज़रिए आप चीज़ों को बयान करें। लेकिन कभी कभी पूरी तरह से बात सामने नहीं होती, तो इसके लिए हम उसके पीछे भी जाते हैं, उसके पस मंज़र में जाते हैं, उसके जो नताइज अवाक़िब हैं उनका जिक्र करते हैं, आपकी जहन साजी करते हैं, उसके लिए हम इदारिये शाये करते हैं। तो ये तीसरा मकसद हुआ। और तीसरा मकसद जो है टू इंटरटेन यू, यानी आपको तफरीह और लुत्फ़अंदोज़ी के कुछ सामान का कुछ मवाद आपको देना होता। हम एक ऐसी दुनिया में सांस ले रहे हैं, अगर आप अखबार में देखें, टेलीविज़न देखें, तो आपको लगेगा कभी आप मर्डर की स्टोरी है, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं, तमाम वो स्टोरीज़ जो आपको डिप्रेस कर देंगी। तो जस्ट टू चेयर यू, आपको सिर्फ आपकी जहन साजी के लिए हम लोग कोशिशें करते हैं
कि आपको हम ये बताएं कि कुछ ऐसी भी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं जिससे आप देख के आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लुत्फ़अंदोज़ी का जो अंसुर है, या आप कोई चीज़ को कैसे सरअंजाम दें, इस वजह से टेलीविज़न में हम कहते हैं हाउ टू डू इट फीचर। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फीचर इस्तेमाल करते हैं। फीचर का बुनियादी मकसद इत्तिला देना नहीं होता, बल्कि आपको दिलचस्प पैराए में किसी वाक़े से मुतारिफ़ कराना होता है, और वाक़या जो है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत अहम हो। मसलन आप अलीगढ़ में हम लोग बात कर रहे हैं, आज एक हादसा हुआ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर, उसमें 5 लोग हलाक हो गए, है ना। ये तो खबर हो गई। इसके लिए हमने क्या किया, टू इन्फॉर्म। फिर दूसरा ये है कि आप एडिटोरियल लिखें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो इस वक्त अपना 7 साला जश्न बना रही है, वो किस तरह से बना रही है, उसमें क्या क्या बेहतरी की जा सकती है, अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं या उसमें कोई कमी है, तो उसको आप बयान करें, तो ये एडिटोरियल है। अब आप फीचर क्या होगा, फीचर ये है कि अगर आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दायरे में हवाला दे रहा हूँ, चूँकि यहीं बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, अगर किसी लड़के से कहा जाए इस पर फीचर लिखे, तो वो जाके आसपास देखेगा और लगेगा कि आपको यहाँ पे जो ग्रास कटर्स जो हैं, जो घास काटने वाली औरतें हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो हम लिखेंगे ग्रास कटर्स टू आर पार्ट ऑफ आवर कैंपस कल्चर। हमारी जो कैंपस कल्चर है उसका ये भी हिस्सा है। जब आप उन पे लिखेंगे तो इसको हम फीचर कहेंगे। तो अखबार और ज़राए अबलाग, ये तीनों ज़रिए, तीनों आपकी पूरी शख्सियत के 3 पहलू होते हैं इंसानी ज़िंदगी के, कि आपकी जहन साजी भी करते हैं ज़राए अबलाग, आपको बताते भी हैं, और फिर आपको तफरी और दिलचस्पी के भी कुछ चीज़ें आपको देते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आपको काबिल कबूल लगे। यू हैव टू गेट समथिंग टू चकल अबाउट, अदरवाइज़ तो दुनिया बहुत मुश्किल है। तो ये ज़राए अबलाग पूरी, इसके 3 बुनियादी मकासद होते हैं। और मौला बख्श साहब यहाँ बैठे हैं, ये अदब का कोई मकसद नहीं होता, अदब का मकसद कोई नहीं होता। अदब का मकसद मतलब कोई मकसद ये नहीं कि मतलब कोई डिफाइन इस तरह के मकसद नहीं है। अदब आपको इत्तिला भी दे सकता है, आपकी जहनसाजी भी कर सकता है, आपको एंटरटेन भी करता है, लेकिन कोई इस तरह का मकसद नहीं है, कोई एक मुतय्यन मकसद नहीं है। जैसे अगर आप मिसाल दें, तो जैसे ज़राए अबलाग के ज़रिए जब आप लिखते हैं, तो इट इज़ लाइक वॉकिंग। आप जैसे जाते हैं 5 किलोमीटर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, और ये ज़राए अबलाग के मकासद हैं। और ये जो है अदब जो है, इट इज़ लाइक डांस। डांस का कोई एक मकसद नहीं है। डांस का इस मकसद थोड़ी कि आपको, अगर आप देखेंगे डांस में, तो हो सकता है कोई आदमी देखकर बहुत खुश हो, कोई उदास हो जाए, कुछ उसको जहनी इर्तिफा महसूस हो, तो कोई एक मकसद नहीं होगा। तो लाइक राइटिंग फॉर लिटरेचर इज़ लाइक डांसिंग, इट डज़ नॉट हैव एनी, कोई स्पेसिफिक मुतय्यन मकसद नहीं होता, बहुत से मकासद होते हैं। तो ये ये बुनियादी फ़र्क है। ये अदब और सहाफ़त का अगर आप फ़र्क देखें, तो ये बुनियादी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब जिस पे मुझे गुफ्तगू करनी थी, जिस पे मुझे अच्छा खासी मैंने समा खराशी कर ली, असल बात ये है कि ज़राए अबलाग के अक़साम क्या हैं। ज़राए अबलाग किन अगर आप मोटे तौर पे देखें, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप तरसील के हवाले से देखें, तो तरसील तो इंसान और इंसान के दरमियान तरसील होती है, इंसान अपने साथ तरसील करता है। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जिसको आप क्लासरूम में देखते हैं। फिर मास कम्युनिकेशन होता है। फिर ये जो इसके ज़रिए आप ये तो वर्ड ऑफ माउथ होता है, या आप किताब के ज़रिए भी या कलम के ज़रिए आप करते हैं। तो ज़राए अबलाग के जब आप मुख्तलिफ़ सतहों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़हनी सतहों के लोग हैं, उन तक अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो आप कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं। तो मीडियम इस्तेमाल जब आप करते हैं, तब मास कम्युनिकेशन का तस्वुर आपके सामने आता है। तो ज़राए अबलाग का जो सबसे पुराना मॉडल है, जो सबसे पुरानी किस्म है, उसको हम अखबार कहते हैं। अखबार ज़ाहिर हिंदुस्तान में अगर आप देखें, तो इस वक्त अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी सब के मिला के करीब 10,000 अखबार शाये होते हैं रोज़ाना। उसमें उर्दू का तीसरा मकाम है, 3,500 अखबार उर्दू के शाये होते हैं। तो अखबारों के ज़रिए अभी देखिए, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि अखबार जो है ख़त्म हो रहे हैं इंटरनेट के साथ, लेकिन हिंदुस्तान में बिल्कुल रॉबिन जाफरी की इस पे थीसिस भी आई है। उनका कहना है कि साहब, हिंदुस्तान इस तमाम चीज़ों को बिट्रे कर रहा है, यानी हिंदुस्तान में अखबारों की एक मशरूम ग्रोथ नज़र आती है, और पूरी दुनिया में अखबार जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानों में अखबार निकल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अखबार हैं, ज़ाहिर है वो अंग्रेज़ी में के हैं, हिंदी के हैं, मलयालम के हैं, बंगाली के हैं। तो उर्दू के भी बहुत से अखबार निकलते हैं, मुख्तलिफ़ एडिशंस होते हैं। तो अखबार जो है वो आपको आवाम तक पहुँचने का, आवाम को अपनी बात कहने का, अखबार एक डबल एज है। यानी आप टेलीविज़न वगैरह में तो इतना मौका नहीं होता कि आप अपनी बात कह सकें, लेकिन अखबार में लेटर टू द एडिटर का कॉलम होता है। या अभी टेलीविज़न में भी नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसको हम कहते हैं सिटीज़न जर्नलिज्म, यानी एक पार्टिसिपेटरी होता है कि आप जो बात कह रहे हैं
उसको आप अपनी बात भी वहाँ तक पहुँचा सकें। तो हिंदुस्तान में जो अखबार हैं वो अभी भी बावजूद इसके कि इंटरनेट आ गया है, और फेसबुक है, ट्विटर है, ये तमाम नए जो पैराए हैं ये भी हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी अखबार अभी भी हम कहते हैं जो चीज़ छपी हुई चीज़ है, जो प्रिंटेड वर्ड है, उसका जो एहतराम अभी भी बाकी है। अभी हम लोग कहते हैं कोई चीज़ लिखी हुई दिखाइए, तो लिखने का जो तसव्वुर है ये हमें देखना है। इसके लिए अखबार हिंदुस्तान के तूल से शाये होते हैं। अखबार निकालने के लिए कोई भी हिंदुस्तान में चूँकि सबको वो है इजहार की आज़ादी है, तो अखबार कोई भी शख्स निकाल सकता है, सिर्फ यानी उसके लिए कोई बाकायदा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर में अप्लाई करें और कुछ उसके जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उससे हिंदुस्तान से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखें। तो अखबार के लिए कोई गवर्नमेंट की सतह पर यानी कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है। तो अखबार इस वजह से उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, रीजनल ज़बानों में अखबार बहुत ज़्यादा अभी भी पॉपुलर है। हिंदी के अखबार जैसे जागरण है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार है। मलयालम मनोरमा है अगर आप देखें, या बंगाली बहुत से डेलीज़ हैं, वो बिल्कुल आपके अखबार जो है नाउ इट इज़ अ हाउस होल्ड थिंग, यानी जो कुछ भी आपको करना है वो अखबार के ज़रिए करेंगे। अखबार आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताता है, न सिर्फ इत्तला देता है बल्कि आपको क्या क्या कहाँ सेल लगी है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ बुरी है। फिर आजकल तो आप देखते हैं ई एक्सप्लेन, जो नए नए टर्म्स इस्तेमाल होते हैं अखबारों में, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें तो तमाम चीज़ों की को एक्सप्लेन भी करता है आपके लिए चीज़ों को बेहतर बनाता है। तो जिस चीज़ का भी आप तसव्वुर करें, इसी वजह से बच्चों के लिए कोई मवाद है, बच्चों से मुतालिक चीज़ें हैं, या संतरे के पकौड़े आप कैसे बनाएंगे, ये भी आपको अखबार में मिलेगा। तो आपको एक हाउस होल्ड थिंग है ये। हाउस होल्ड पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो आपकी जितनी ज़रूरतें हैं, इंसान की पूरी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा अगर आप अंग्रेज़ी अखबार देखें या बाहर के अखबार देखें तो बहुत बड़े बड़े उसके सेक्शंस अलग अलग होते हैं। जो सेक्शन आपको पसंद है वही आप पढ़ें। तो इतना मटीरियल मिलता है कि अखबार जो है, अब कहा जाता बहुत बड़े लीडर, अभी मैंने अखबार के ज़रिए आप कैसे, अगर सिर्फ आप अखबार पढ़ते रहें तो आपको लगेगा कि आपने तमाम तारीख़ पे और जो आपकी मासिर दुनिया है उस पर पूरा उबूर हासिल कर लिया। अभी मैंने जिन्ना की एक बायोग्राफी, मिसेज एंड मिस्टर जिन्ना की जो शादी हुई, आपको शायद पता हो, उनसे बहुत छोटी उम्र की थी, तो उन पर अभी एक रेडी की किताब छाई हुई है, आउटलुक के एडिटर, आउटलुक में वो रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने उनकी बीवी के हवाले से उनके बहुत से वाक़यात लिखा कि जिन्ना को उन्होंने लिखा कि बहुत बड़े एडवोकेट, ज़ाहिर आप सब जानते हैं, लेकिन ये इनकी एक ख़ास बात लिखी जिसकी वजह से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इनकी वाइफ ने लिखा कि मैंने इनको कभी कोई किताब पढ़ते नहीं देखा, लेकिन अखबार में 5 घंटे 4 घंटे अखबार पढ़ के इसके नोट्स बनाते थे। तो उसके ज़रिए उन्होंने अपने तमाम हाफ़ज़े को, तमाम जितनी नज़ीरें थी, बहुत अच्छे वकील थे, आपको पता है, उन्होंने बड़ा इख्तिसास हासिल किया। तो अखबार के ज़रिए भी आप अपनी प्रोफेशनल महारत जिस भी फील्ड में हो आप हासिल कर सकते हैं। तो अखबार तो एक हमारा बुनियादी ज़रिया है, जो शुरू से ज़ाहिर है हिंदुस्तान में तो उसका आगाज़ 1780 में हुआ। उसके बाद से उर्दू का पहला, आपको पता, 1822 में जामे जहानुमा शाये हुआ और उसमें हेकीज़ गज़ट शाये हुआ। तो एक 300-400 बरस की तारीख़ है हिंदुस्तान में। अगर आप देखें तो अभी भी कहते हैं कि अखबार जो है, अभी भी जिस तरह के आपको दुनिया आपको नज़र आ रही है, तो हुकूमत की सतह पर अगर कोई मुखालफत कर रहा है या आवाम के जो आर्ज़ूमंदी है, आवाम से मुतालिक जो चीज़ें हैं, वो उसी के सामने आती हैं, अखबार आपके सामने लाते हैं। फिर हम दूसरे कहते हैं जो जरायद हैं, जो पीरियडिकल्स हैं, 15 रोज़ा हैं, हफ्त रोज़ा हैं, कुछ न्यूज़ मैगज़ीन्स हैं, कोई निश मैगज़ीन्स हैं, कोई स्पेशलाइज्ड मैगज़ीन्स हैं, ये सब ज़राए इब्लाग़ का पार्ट है। वो अखबार का दौरानिया आपको पता है, रोज़ाना हो सकता है, वीकली हो सकता है, 15 रोज़ा हो सकता है, लेकिन जो जरायद हैं वो 15 रोज़ा होते हैं। हिंदुस्तान में जो 2 न्यूज़ के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैगज़ीन्स हैं, वो इंडिया टुडे है, आउटलुक है और फ्रंट लाइन है। ये तीनों और भी रीजनल अखबारों में भी, रीजनल लैंग्वेजेस में भी छपते हैं। तो ये ज़ाहिर है जो सरफेस फैक्ट पे जो चीज़ें नहीं होती, बल्कि आपको उसको ज़्यादा डिटेल में आप चीज़ों को बताते हैं। इसके लिए कहते हैं कि आप सिर्फ फिक्शन नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि जो नॉन फिक्शन चीज़ें हैं, नॉन फिक्शन इज़ वेरी पॉपुलर। नॉन फिक्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसका सबूत ये इंडिया टुडे या आउटलुक या फ्रंटलाइन की मकबूलियत है कि आपको फ़िक्शन पढ़ने में इतनी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जो आपके जो असली दुनिया है, जो वाक़यात हो रहे हैं, उसका एक तरह का ड्रामाई प्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं
व्हेन यू मेक, जिसको हम फैक्शन कहते हैं, फैक्ट और फिक्शन को मिला के जो आप पेश करते हैं, जैसे सनसनी एक प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें देखिए वाकयात तो सही होते हैं लेकिन उसका ड्रामाटाइज प्रेजेंटेशन होता है। तो नॉन फिक्शनल चीज़ें जो होती हैं, ये देखिए जराइम की दुनिया है, जराइम की जो खबरें हैं ये कितनी पढ़ी जाती हैं, तो ये नॉन फिक्शन में भी बहुत पकड़ने की क़ुव्वत होती है, सिर्फ क्राइम नहीं और भी बहुत सी चीज़ें जिसमें मैं जिक्र कर रहा था। तो ये फिर ज़राए इब्लाग़ का जो मोटे तौर पे दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक तो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में ज़ाहिर है न्यूज़पेपर्स हैं, फिर ये जराइद हैं, फिर वो किताबें हैं। किताबें भी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पम्फलेट्स हैं, किताबें हैं। किताबें भी एक ज़राए इब्लाग़ का एक बहुत ज़माने क़दीम से ज़रिया है और हम लोग उसका सब जिक्र करते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा था, मैं अपने कई जगह मैंने इसका जिक्र भी किया कि किताब के बारे में कहा जाता है कि किताब जो है बहुत जल्द अब ख़त्म हो जाएगी, ई बुक है या नई दुनिया, चिप की दुनिया हमारे सामने आ रही है, तो हो सकता है किताब जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें मैंने जिक्र किया था, एक हमारे यहाँ के बहुत मशहूर लिखने वाले उम्बर्तो इको हैं, उनसे किसी ने पूछा कि बताइए उम्बर्तो इको कि बताइए कि अखबार का या किताब का क्या मुस्तकबिल है। तो उसने साहब बहुत अच्छी बात कही, ज़ाहिर हम लोगों को सबको उसकी बात याद रखना चाहिए, बहुत नोबेल लॉरेट है। उसने कहा कि देखिए इंसानी तारीख़ में 3 चीज़ें ऐसी बन गई हैं जिसमें तब्दीली तो हो सकती है लेकिन उसको सफ़हस्ती से मिटाया नहीं जा सकता और वो चीज़ें किसी न किसी हद में आप में बाकी रहेंगी। उसने कहा पहली तो चीज़ व्हील है, जो पहिए की, अब आप हर जगह आप हो सकता है छोटा से छोटा पहिया हो जाए, हवाई जहाज़ से लेकर हर जगह व्हील की अभी भी अहमियत है। हो सकता है उसके शेप मुख्तलिफ हो जाए लेकिन वो व्हील अपनी जगह रहेगा। फिर उसने दूसरी बात कहा चम्मच है, चम्मच से ज़्यादा कोई चम्मच नहीं बन सकता। चम्मच का काम निकालना है, वो चम्मच के माने वो नहीं है जिसको हम साइको फैंसी के मानों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लिटरल चम्मच। और किताब जो है वो हमेशा रहेगी। किताब जो है ये हो सकता है ई बुक हो जाए या कैसे, लेकिन जो किताब का जो बुनियादी मकसद है वो हमेशा रहेगा। तो ये 3 चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती। तो किताब ज़माने क़दीम से लेकर अब तक आपको किताबें जो हैं वो हर ज़माने में हर उसमें शाये होती रहीं। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत से बड़े बड़े इदारे हैं, छोटे इदारे हैं, किताबों का अभी भी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में किताब को बहुत कदर से देखा जाता है। और अब तो किताबें जो हैं वो एक PR का ज़रिया भी बन गई हैं। PR का ज़रिया क्यों बन गई हैं कि अगर आप किसी को तोहफ़ा दें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखें उन लोगों के जो ड्राइंग रूम है उसमें बड़े बड़े राइटर्स की किताबें रहती हैं और वो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं जब मिलते हैं किसी बड़े आदमी से तो नट्स दें या मिठाई दें या कोई और कीमती तोहफ़ा दें तो हो सकता है लोग उससे कबूल करें या ना करें, लेकिन जब आप किताब का तोहफ़ा देते हैं तो लोग उसको बहुत आसानी से कबूल करते हैं। इसी वजह ये कि जिसको आप किताब का तोहफ़ा दे रहे हैं उसका भी उसको लगता है कि वो मुझे पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है और जो किताब दे रहा है उसके बारे में भी अच्छी राय होती है कि उसको किताबों से दिलचस्पी है। तो बावजूद इसके कि हम किताब के से दूर होते जा रहे हैं, मुताला कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद किताब की जो अहमियत है, चाहे आप नेट पे पढ़ें, वो ज़ाहिर वो भी किताब है, आप गूगल पे देखें, सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सी किताबें आपको मिलती हैं। तो किताबें जो हैं ये भी ज़राए इब्लाग़ का बहुत अहम ज़रिया है। तो ये जो प्रिंट मीडिया है इसमें मैंने बताया अखबार, रसायल, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर आप देखें तो रेडियो था, रेडियो सबसे पहले है, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म, ये 3 बुनियादी इदारे हैं। रेडियो अब आप कहा जाता है, पहले तो हम लोग रेडियो का ज़ाहिर हिंदुस्तान में जब आगाज़ हुआ 1927 के आसपास, 1925 में पहला यहाँ रेडियो बना और रेडियो एक ज़माने में बहुत पॉपुलर था। अभी भी, अब तो रेडियो उस तरह से पॉपुलर नहीं। पहले हम लोग कहते थे ब्रॉडकास्टिंग, यानी एक बहुत बड़ा एरिया होता था और उसके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचते थे तो ब्रॉडकास्टिंग होती थी। अब जिसको हम कहते हैं विविध भारती का एक प्रोग्राम होता था, 9 बजे का बुलेटिन होता था, पूरे इंडिया में सुना जाता था और विविध भारती का प्रोग्राम पूरी दुनिया में सुना जाता था। ये अमीन सयानी प्रोग्राम करते थे, इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, बिना का गीत माला, पूरे इंडिया में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका रेडियो का प्रोग्राम था। तो ये ब्रॉडकास्टिंग थी। अब देखिए हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का ज़माना है कि छोटी छोटी जो इलाकाई जो आपकी बसीरतें हैं, इलाकाई आर्जुमंदियाँ हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसकी वजह से हम रेडियो जो है अब नाउ इट हैज़ बिकम नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग क्या है कि 10 ये रेडियो जो पार्टिसिपेटरी हो गया, अब वो एक पहले स्ट्रॉन्ग नेशन था, एक इंडिया एक नेशन था और पूरी दुनिया में पूरे सारी स्टेट्स उसके साथ साथ थी। अब ये
अब जो रेडियो आया है ये एफएम रेडियो है, जिसका रेडियस 10 किलोमीटर में सुना जाता है। हर 10 किलोमीटर के बाद आपको दूसरा रेडियो मिलेगा कि आपके जो कल्चरल एस्पिरेशंस है वो अलग हो गए। तो जो रीजनल जो एस्पिरेशंस है उसके लिए आप पार्टिसिपेटरी हो गया है। आपके मोहल्ले में, अलीगढ़ में कौन सी अच्छी दुकान में क्या चीज़ें मिल रही ये आप जानना चाहते हैं तो आप रेडियो सुनेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो रेडियो हैज़ बिकम मोर पार्टिसिपेटरी, और इसका जो ड्राइविंग टाइम है उसी टाइम पे रेडियो अब सर्वाइव कर रहा है। नहीं कहा जा रहा था कि टेलीविज़न के बाद अब रेडियो के कोई मायने नहीं है। हिंदुस्तान में इस वक्त टेलीविज़न चैनल जो हैं, पहले तो सिर्फ दूरदर्शन था, आपको पता एशियन गेम्स के बाद से शुरू हुआ तारीखें, उसके बाद से इसको फिलिप मिला, लगे 1959 में पहली बार इसको हिंदुस्तान में टेलीविज़न का आगाज़ हुआ था। लेकिन जब ये शुरू हुआ एशियन गेम, उसके बाद से सब टेलीविज़न सामने आया। पहले सिर्फ खाली दूरदर्शन था, अब जो है दूरदर्शन के बाद जो है बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, बहुत से चैनल्स आ गए हैं हमारे सामने। और पहले सिर्फ एक चैनल था, अब मल्टीपल चैनल्स हैं। न सिर्फ न्यूज़ चैनल, सबसे ज़्यादा तो न्यूज़ चैनल इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फिर इंटरटेनमेंट चैनल हैं, स्पोर्ट्स के चैनल हैं। तो ये तमाम चैनल आपके सामने हैं। टेलीविज़न के लिए जब आप लिख रहे होते हैं या रेडियो के लिए लिख रहे होते हैं तो यू आर राइटिंग फॉर द ईयर। टेलीविज़न में तो ज़ाहिर है कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल भी अगर आप ना करें तो कोई बात नहीं है, विजुअल दिख रहे हैं, विजुअल टेल द स्टोरी। लेकिन जब आप रेडियो के लिए लिख रहे होते हैं तो यू आर राइटिंग फॉर द ईयर, कानों के लिए आप लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना होते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना होती हैं जो आपके फर्स्ट लेयर ऑफ मेमोरी में हो। आपकी ज़बान कैसी हो, कन्वर्सेशनल स्टाइल हो, बोलचाल की जो ज़बान होती है, जो गुफ्तगू की ज़बान है, वो टेलीविज़न में भी इस्तेमाल होती है और उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो इस वक्त बूम आया हुआ है। टेलीविज़न चैनल, ख़ासतौर से न्यूज़ चैनल तो आपको लातादाद है हिंदुस्तान में। जो बड़े बड़े जो चैनल हैं, अब न्यूज़ का भी पहले हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन, अब नाउ भी न्यूज़ का जो इंफोटेनमेंट मॉडल है कि इन्फॉर्मेशन जो इंटरटेनमेंट, दे जस्ट मिक्स इट अप। एक तरह का आपको वनडे मैच, आपको खबर नहीं देख रहे होते हैं बल्कि ऐसा लग रहा है इससे वनडे मैच हो रहा है, वनडे मैच की तरह आपको खबरें दिखाई जाती हैं। तो ये अच्छा है या बुरा, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। और टेलीविज़न ने एक बहुत आपकी दुनिया में बहुत मरकज़ी हैसियत हासिल कर ली है। टेलीविज़न के ज़रिए आप फैसला करता है, नेशन वांट्स टू नो, आप रोज़ सुनते होंगे, नेशन वांट्स टू नो थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ज़रिए आप नेशन का पता लगाएंगे या उसके ज़रिए आप पता लगाएंगे, टेलीविज़न पता लगाएगा। लेकिन लग रहा है हिंदुस्तान में कि नेशन वांट्स टू नो, हिंदुस्तान कैसे चल रहा है, पार्लियामेंट नहीं चला रही बल्कि लग रहा है टीवी डिबेट से चल रहा है। टीवी डिबेट लगता है कि जस्ट ऑल्टरनेटिव टू पार्लियामेंट डिस्कशन। तो ये क्या है, हिंदुस्तान में उसकी मकबूलियत है। और मकबूलियत की वजह ये कि हमारे जो 3 और इदारे हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, ये अपना काम जब ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं करते हैं तब आपका जो 4th पिलर है, जिसको हम ज़राए इब्लाग कहते हैं या मीडिया कहते हैं, वो ज़्यादा हावी होकर आपके सामने आता है। तो टेलीविज़न जो है वो आप आज के दौर का एक बुनियादी हवाला है। टेलीविज़न के ज़रिए आप अभी आप एम्बेडेड जर्नलिस्ट को देखें, आपने गल्फ़ वार में भी देखा होगा, और ये फिर जो इराक़ की जो वार हुई, ये पूरी वार जो है उसी से लड़ी गई। तो ये टेलीविज़न जो है ये एक नए तरह का आपके सामने चीज़ें, रेडियो पार्टिसिपेटरी हो गया, टेलीविज़न जो है बाइफरकेट हुआ है। बहुत जगह कोई सेंट्रल इदारा नहीं है, बल्कि आप न्यूज़ चैनल के अलावा भी इंटरटेनमेंट चैनल है, रीजनल ज़बानों के चैनल हैं, वो आपके सामने आए हैं। अब आप न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको एम्पावर किया। किसने एम्पावर किया है? अब ये कहा जाता है कि इस वक्त सब लोग एम्पावर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पे नई बातें बहुत कही जाती, वो कहा जाता, बहुत से इसके जो फ़र्द जुर्म उस पर आयत की जाती है, बहुत सी इसके बारे में कहा जाता मौजूदा दौर जो है बहुत ख़राब दौर है और लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो ख्वाब एक मज़हब ने देखा था या आपकी तहज़ीब ने देखा था कि सब लोग बराबर होंगे, मुसावात का जो दर्स है, वो मुसावात का जो ख्वाब था वो किसने शर्मिंदा ताबीर किया? वो आज न्यू टेक्नोलॉजी ने आपको बिल्कुल वो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिया। आप भी टेलीविज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, मौला बख्श साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग एम्पावर हैं। जो एक आम आदमी है, जो रिक्शे वाला है, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा आदमी, हर आदमी एम्पावर है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो इसने आपको एम्पावर किया है। अब ये टेक्नोलॉजी ने आपको एक टेलीविज़न का या रेडियो का या अखबार का आपको एक मोहताज नहीं रखा है। अब आप अपनी बात
फेसबुक के ज़रिए, ज़ाहिर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है, या आप ट्विटर के ज़रिए अपने बात सामने लाएं। और ये बिल्कुल नया तरह का, अब पहले लोग खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई इवेंट होता था, अब क्या किसी ने ट्वीट किया उसी पे सारे पूरा दिन अखबार, पूरा दिन टेलीविज़न डिबेट काहे पे चलती, ट्विटर पे। ट्वीट किया किसी ने, पहले अब खबर होती थी कि किसने ये बात कही, अब ट्वीट उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ये बिल्कुल एक नए तरह का ज़रिया है, इसमें अच्छाई बुराई दोनों हैं, हम लोग समझते हैं। लेकिन अगर आप उसको, ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान, आप पूरी दुनिया की अगर आप मिसालें देखें तो अरब स्प्रिंग की मिसालें देखें, तमाम जगह जो एक तरह के चेंज आया, चेंज में न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल रहा है। फिर और एक, आप ज़ाहिर है वक्त हमारे ख्याल में खासा हो गया है, फिर अगर आप और देखें और आगे की तरफ बढ़ें, न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर है ये सब फेसबुक है, ट्विटर है, या इंटरनेट के ज़रिए उसके ज़रिए आप चीज़ों को, फिर नैरो वेबकास्टिंग है, वेबकास्ट के ज़रिए भी आप टेलीविज़न भी चला सकते हैं और रेडियो भी चला सकते हैं। अभी आपने देखा ये सारा आज के दौर में जो आप ये क्लासेस चल रहे हैं, ये सब ऑनलाइन क्लासेस हैं। पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस तरह के बच्चों को मोबाइल लेके इजाज़त दी थी कि यूनिवर्सिटी में या जगह जाएं। अब मोबाइल ही आपका सबसे सर्वाइवल किट है। इस वक्त सर्वाइवल किट क्या है आपके पास, क्या चीज़ है, आप सर्वाइवल किट आपके पास मोबाइल है, उसके ज़रिए क्लासेस चल रहे हैं, और आप चीज़ों को, पहले जिस चीज़ को आप बुरा समझते थे वही आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क्यूअर साबित हुआ है, उसके ज़रिए आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब तो ये भी है कि हाँ, जो यूनिवर्सिटी में क्लासेस होते हैं 5 दिन तो ज़रूर, हमारी यूनिवर्सिटी में तो 6 दिन क्लास होते हैं, 5 दिन क्लास हों और छठे दिन ऑनलाइन क्लासेस हों, है ना, और ताकि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको एक ब्रेक भी मिले। ये भी एक, ये दिखाया उसने, नई टेक्नोलॉजी ने, कि ये एजुकेशनल मकासद के लिए भी कितनी कारआमद हो सकती है। उसमें ज़ाहिर नॉन सीरियसनेस भी है और बहुत सी चीज़ें सही भी गलत है, लेकिन बहरहाल आपको एक अल्टरनेट बताया कि बैक वक्त लोगों से आप कैसे राब्ता कायम कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल कारोबार, ये जो आप अभी आप देख रहे हैं पैंडेमिक में ठप हो गया होता, लेकिन हमने कैसे सर्वाइव किया। बहुत से इदारे सर्वाइव कर रहे हैं सिर्फ रोज़ टेलीविज़न पे, रोज़ इस तरह का यूट्यूब पे या जूम पे या इस पे वो प्रोग्राम करके अपने इदारे को, अपने को विजिबल बना रहे हैं, अदरवाइज तो इदारे ख़त्म हो गए होते। तो ये नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर एक कारपोरेट वर्ल्ड में एक ज़राए अबलाग इस्तेमाल होते हैं जिसको हम कहते हैं स्काई राइटिंग, यानी टेलीविज़न के ज़रिए जो चीज़ें, हम इस आसमान पे ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ चीज़ें लिखी, या डिस्प्ले है, बिलबोर्ड है, या आउटडोर एडवर्टाइजिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये भी टेलीविज़न, ये ज़ाहिर है इसके ज़रिए भी आप लोगों तक राब्ता कायम करते हैं, मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए आउटडोर है, बिलबोर्ड है, आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह, साइन बोर्ड्स होते हैं। तो अगर आप अखबारों के ज़रिए देखें तो ज़राए अबलाग को 4 चीज़ों में, एक तो ज़ाहिर है प्रिंट मीडिया है, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको बरक़ी ज़राए अबलाग हैं, फिर न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इंटरैक्टिव ज़रिया है। दोनों इंटरैक्टिव नहीं थे, इंटरैक्टिव ज़रिया है। फिर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है जिसके ज़रिए हम अपने मैसेज का कम्युनिकेशन करते हैं, वो ये बिलबोर्ड है, या साइन बोर्ड्स हैं, न्यू साइन बोर्ड्स हैं, या स्काई राइटिंग है, इसके ज़रिए भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।